अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट अकाउंटेंसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 प्रेजेंट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा अकाउंटिंग मीनिंग, इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का। उसके बाद मैंने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस की। आगे और भी टर्म्स पढ़नी है, लेकिन जहाँ पे वो इन्वॉल्व होंगी, जिन टॉपिक्स में वो इन्वॉल्व होंगी, वहाँ पे मैं उन टर्म्स को आगे डिस्कस किया करूँगा। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या बेसिकली? अगर आपने कहीं पे किसी बुक पे पढ़ा होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन, आपने मैथमेटिक्स में इक्वेशन पढ़ी होगी। इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें दो साइड्स होते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। उसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अकाउंटिंग टर्म्स। 3 अकाउंटिंग टर्म्स को एक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाया जाता है, उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती है? 3 टर्म्स गाइज मैंने बताया। एक तो होती है कैपिटल, सेकंड टर्म जो यहाँ पे यूज होती है दैट इज लायबिलिटी, एंड थर्ड टर्म इज एसेट्स। इन 3 अकाउंटिंग टर्म्स को हम इक्वेशन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उसी इक्वेशन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। क्लियर गाइस? अब जो ये 3 टर्म्स है, ये ऑलरेडी प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने डिस्कस कर रखी है। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप उनको देख लीजिए, उन लेक्चर्स को, तब जाके आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। तो 3 टर्म्स है कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको पहले ही बोला है, कैपिटल है क्या बेसिकली? एक बिजनेस में जो इस बिजनेस का ओनर होता है, वो ओनर जितना भी अमाउंट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट इन्वेस्ट करता है, उसे कैपिटल कहते हैं। सेकंड थिंग जो मैंने बोला दैट वाज लायबिलिटी, जो दूसरी टर्म यूज होती है। लायबिलिटी होती क्या है बेसिकली? जो हमारे ऊपर कर्जे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी हैव टू पे। कैपिटल किसे कहते हैं? ओनर ने जितना अमाउंट आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट बिजनेस में इन्वेस्ट किया। लायबिलिटी किसे कहते हैं? विच वी हैव टू पे, विच इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे ऊपर कर्जा होता है, बिजनेस पे ऊपर जो कर्जा होता है उसे लायबिलिटी कहते हैं। एंड थर्ड टर्म एसेट। एसेट किसे कहते हैं हम? प्रॉपर्टी। वो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है डिटेल में, क्लासिफिकेशन, करंट एसेट होते हैं, नॉन करंट एसेट होते हैं। तो अब ये इक्वेशन फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अब आप गाइस बताओगे इसका मीनिंग क्या है? पहले आप ये देख लीजिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आपका जो एग्जाम होने जा रहा है, आपके एग्जाम में 2 चीजें आएंगी। ओके, तो क्या आ सकता है? वहां पे 2-3 इक्वेशंस दे रखी होंगी, आपको वहां पे बताया जाएगा कि इनमें से करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है। ये MCQ आ सकता है। वहां पे लिखा होगा लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स, ऐसे भी आ सकता है, या एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, ऐसे आ सकता है। 2-4 इक्वेशंस दे रखी होंगी, आपको वहां पे बताया जाएगा कि आप इनमें से बता दीजिए करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है। तो करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ये आप याद रख लीजिए, ये है एग्जैक्ट या करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन अगर आपके एग्जाम में, अगर वहां पे जो MCQ आया होगा, अगर वहां पे ये वाली इक्वेशन नहीं दी होगी, तो आप क्या बताओगे? शायद क्वेश्चन गलत है। नहीं, इसी इक्वेशन को कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, वहां पे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी बताया जा सकता है। मतलब इस वे में भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। या कहीं पे लिखा होगा लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। गाइस, पहले आपको देखनी है ये वाली ऑप्शन वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये वाली इक्वेशन दे रखी होगी तो आंसर ये है, फिर आपको बाकी इक्वेशन जो भी दे रखी होगी उनकी तरफ नहीं देखना है। लेकिन अगर ये वाली इक्वेशन वहां पे नहीं दे रखी होगी इस फॉर्म में, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, तो आपको देखना है फिर इस तरह से तो नहीं है प्रेजेंट की गई ये इक्वेशन, या
क्या इस तरह से प्रेजेंट तो नहीं की गई है इक्वेशन, तो ये आपको ख्याल रखना है। कई बार एग्जाम में होता है ऐसे कि ये वाली इक्वेशन इस तरह से नहीं दे रखी होती है, फिर कहते हैं लड़के के मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो गलत आया था, ये देख लीजिए। लेकिन हाँ, अगर अब क्वेश्चन में ये वाली ऑप्शन भी होगी, ये वाली ऑप्शन भी होगी, तो आपको ये वाली ऑप्शन करेक्ट करनी है। आई बात समझ? ओके गाइस, क्लियर। तो अब इसका मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या बेसिकली? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि बेसिकली इट इज़ कैपिटल प्लस लायबिलिटी का मतलब है सोर्सेज ऑफ फंड्स। बिजनेस में जो फंड्स आए हैं ये आए कहाँ से है? इसके दो सोर्स होते हैं, दो तरह से फंड्स बिजनेस में आते हैं गाइस। या तो जो इसका ओनर होता है बिजनेस का, वो फ्रॉम हिज ओन पॉकेट खुद इन्वेस्ट करता है, ये एक सोर्स हो सकता है। सेकंड सोर्स इज, या तो इस पर्सन ने, बिजनेसमैन ने, जो बिजनेस का ओनर है, इसने किसी पर्सन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंडिविजुअल से लोन लिया होगा, बोरोइंग्स कर रखी होगी। सपोज मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक तो मैंने बिजनेस में अपने जेब से 10 लाख इन्वेस्ट किए और बैंक से 15 लाख और लिए, तो टोटल जो मैंने अपने जेब से इन्वेस्ट किया दैट इज कैपिटल। जो मैंने किसी और से लिया, सपोज बैंक से लिया, फ्रेंड से लिया, रिलेटिव से लिया, किसी और से लिया, मुझे कल को जाके वो रीपे करना है, तो वो बनी लायबिलिटी। अब जितना मैंने फ्रॉम माय ओन पॉकेट इन्वेस्ट किया दैट इज कैपिटल। जितना मैंने किसी से उधार मांगा है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर जाके मुझे रिपे करना है, वो दैट इज लायबिलिटी। अगर इस कैपिटल के अमाउंट को और लायबिलिटी के अमाउंट को मैं टोटल करूं तो बिजनेस में मेरे एसेट्स भी उतने ही होने हैं। यहां तक क्लियर गाइस? फिर से बताता हूं, जितना मैंने फ्रॉम माई ओन पॉकेट इन्वेस्ट किया प्लस जितना मैंने किसी और से उधार मांग के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इन दोनों को ऐड करके जितना अमाउंट होगा उतने अमाउंट की मेरे बिजनेस में एसेट्स होनी चाहिए। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये देखिए, जो कैपिटल होती है, कैपिटल क्या मैंने बोला, ओनर की इन्वेस्टमेंट, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक तो जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के टाइम अपने पॉकेट से कितना इन्वेस्ट करता है दैट इज इन्वेस्टमेंट, ओनर्स इन्वेस्टमेंट। जो ओनर्स कैपिटल ओनर्स इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे हम ओनर्स फंड्स कहते हैं, तो ये ओनर्स फंड्स, जितने ओनर के फंड्स है बिजनेस में, दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जितना ओनर ने इन्वेस्ट किया है फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, एक तो ये। अब 2 साल 3 साल 4 साल बिजनेस कंटिन्यू हुआ, कैरी ऑन हुआ, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया। गाइस, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, अब अगर बिजनेस में प्रॉफिट आएगा ये भी ओनर को ही मिलना चाहिए। अगर बिजनेस में लॉस आता है तो ये लॉस भी इनकर या ये लॉस भी बियर ओनर को ही करना पड़ता है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर गाइस ओनर ने 10 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किए, अगर प्रॉफिट 2 लाख आता है 1 साल 2 साल के बाद, तो ये प्रॉफिट भी इसी ओनर को मिलना चाहिए। दैट मीन्स अभी तक इसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख थी, अब 2 लाख इसको प्रॉफिट मिले, अब टोटल कितना बिजनेस का, मतलब बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट रह गई टोटल, अब बिजनेस में टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो है 12 लाख। एक तो जो ओनर ने इन्वेस्ट खुद किया और उस इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाया, ये भी ओनर का ही है, बिजनेस में है ये। तो एक तो वो इन्वेस्टमेंट के 10 लाख प्लस 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 जो 2 लाख रुपीज इसने कमाया, टोटल कितना बना, 12 लाख रुपीज। ये जो 12 लाख रुपीज है ये अब बिजनेस में है, किसके कंट्रोल में, ओनर के कंट्रोल में। किसको मिलना चाहिए, ओनर को मिलना चाहिए। दैट मीन्स पहले ओनर की इन्वेस्टमेंट 10 लाख थी, 2 लाख प्रॉफिट कमाया, अब बिजनेस में कितना है, बिजनेस में है 12 लाख ओनर की इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स जो 10 लाख इसने इन्वेस्ट किए थे वो इन्वेस्टमेंट ओनर की है, प्लस 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 जो प्रॉफिट 2 लाख कमाया है वो प्रॉफिट भी किसका है, वो भी ओनर का है गाइस। दैट मीन्स जो कैपिटल ऑफ बिजनेस में टोटल बनी, दो तरह से बनती है, जिसे हम ओनर्स फंड्स कहते हैं। तो जो ओनर के फंड्स बिजनेस में होते हैं वो दो तरह से, मैंने क्या बताया पहले आपको, ये कैपिटल लायबिलिटी है क्या, बेसिकली सोर्सेज ऑफ फंड्स। बिजनेस में सोर्सेज ऑफ फंड्स यानी फंड्स कहां से आते हैं, एक तो ओनर की वजह से आते हैं, दूसरा लायबिलिटीज होती है। अब ओनर की वजह से जो फंड्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक जो उसने अपने जेब से इन्वेस्ट किया,
कैपिटल इन्वेस्ट की, प्लस जो उस कैपिटल पे उसने प्रॉफिट कमाया लेकिन वो उसने बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया, बिजनेस में ही रखा उसने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, वो प्रॉफिट भी सोर्स ऑफ फंड्स बनता है गाइस। तो दो चीजें आती है यहां पे, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल में क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट जो ओनर ने किया प्लस जो प्रॉफिट ओनर ने कमाया इस कैपिटल पे। क्लियर यहां तक गाइस? ओके। उसके बाद अब ओनर अपना मतलब जितना अमाउंट अपने जेब से इन्वेस्ट कर रहा है, अगर हो सकता है पॉसिबल अगर होगा, ओनर कह रहा है कि मुझे अपने जेब में 5 लाख 6 लाख है, मुझे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, 5-6 लाख में हो जाएगा, मुझे किसी से उधार नहीं लेना है, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से नहीं लेना है, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं लेना है, तो वो अपने अमाउंट से ही बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो कैपिटल से ही बिजनेस स्टार्ट करेगा। इस केस में लायबिलिटी नहीं होगी। जिस तरह से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक आपको बताता हूँ, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, सोल प्रोपराइटर की। सोल प्रोपराइटर का मतलब क्या है? सोल प्रोपराइटर का मतलब है जो ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है खुद से ये बिजनेस स्टार्ट करता है। एक ओनर जो बिजनेस स्टार्ट करता है खुद से, उसे हम कहते हैं सोल प्रोपराइटर। इसने मतलब मेरा मतलब है किसी और को पार्टनर नहीं बनाया, एक ओनर है बिजनेस का। एग्जाम्पल, कोई पर्सन है उसको एक रिटेल शॉप स्टार्ट करनी है, कोई पर्सन है उसको रिटेल शॉप स्टार्ट करनी है। अब जिस पर्सन को रिटेल शॉप स्टार्ट करनी है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कितना अमाउंट उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ा? सपोज बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करना पड़ा 5 लाख रुपीज, नो लायबिलिटी। वो कह रहा है मुझे किसी से उधार नहीं मांगना है, मैं अपने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो इस केस में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन गाइस। अब इस केस में ओनर ने अपने जेब से कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख, तो 5 लाख बनी कैपिटल, प्लस प्लस प्लस। लायबिलिटी कितनी है? कर्जा कितना उठाना पड़ा ओनर को? कुछ नहीं, इसने बोला मैं अपने जेब में जो 5 लाख है उसी से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, किसी से उधार नहीं लूंगा, कैपिटल यहां पे नील बनी। अच्छा गाइस, अब ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कितना किया? 5 लाख। किस फॉर्म में किया? कैश फॉर्म में। कैश मैंने कल बताया आपको ये एसेट है। ओनर ने अगर 5 लाख इन्वेस्ट बिजनेस में किए, बिजनेस में इन्वेस्ट किए 5 लाख, अब बिजनेस में कैश आ गया, ये कैश एसेट है गाइस। सो जितना ओनर ने इन्वेस्ट किया 5 लाख, वही 5 लाख बिजनेस में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ कैश। उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। दैट मींस कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल 5 लाख प्लस लायबिलिटी नील, टोटल कैश भी कितना है बिजनेस में? 5 लाख, ये एसेट है यहाँ पे। ओके, मैंने आपको क्या बताया था गाइस, ये देख लीजिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज सोर्स ऑफ फंड्स। बिजनेस में फंड्स आते कहां से है? जितने भी फंड्स आएंगे इज इक्वल टू एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। दैट मींस ये फंड्स किस फॉर्म में अवेलेबल है बिजनेस में। अभी मैंने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने स्टॉक परचेज नहीं किया, फर्नीचर नहीं परचेज किया, वो आगे वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। फिर जब ये कैश हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, फिर गुड्स परचेज करते हैं, उस टाइम क्या होता है, फिर सेल करते हैं, फिर प्रॉफिट कमाते हैं, लॉस कभी होता है, एक्सपेंसेस करते हैं, इनकम कभी आती है, वो मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा वो सब है क्या बेसिकली। तो जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एप्लीकेशन, दैट मीन जो इज इक्वल टू एसेट्स। जो एसेट्स है ये है क्या बेसिकली? ये है एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। ये किस फॉर्म में अवेलेबल हमारे पास है गाइस? क्लियर यहां तक? ओके, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी जो मैंने बताया था कहीं पे भी हो सकती है। अच्छा, अब जो मैंने बताया कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मैंने आपको कल ये भी बताया था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं। अब अगर सिंगल ओनर होगा, सोल प्रोपराइटर होगा, तो उस केस में एक ही ओनर है। लेकिन कभी कभार बिजनेस ऐसे भी होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। ओके, कभी कभार बिजनेस में सोल प्रोपराइटर में एक ही पार्टनर होगा, लेकिन कभी कभार बिजनेस में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स भी होते हैं। अगर एक ही होगा फिर सोल प्रोपराइटर बिजनेस बनेगा, अगर 2 या 2 से ज्यादा होंगे फिर पार्टनरशिप बिजनेस बनेगा। ठीक है गाइस? ओके, आगे और एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज अब कोई पर्सन कहता है मुझे एक होलसेल शॉप खोलनी है। रिटेल शॉप पहले एक बंदे ने खोली, उसके लिए कम अमाउंट इन्वेस्ट चाहिए था, वो अपने जेब से ही उसको मिला, इसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सपोज दूसरा पर्सन है, वो कह रहा है कि मैं एक होलसेल शॉप खोलना चाहता हूं। अब ऑब्वियसली होलसेल शॉप में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही होगी एज कंपेयर टू रिटेल शॉप। अब ये कह रहा है बंदा, मेरे पास आउट ऑफ माई ओन पॉकेट
मेरे खुद के पास अमाउंट जो है वो है 8 लाख रुपीस। ओन इन्वेस्टमेंट इसके पास कितनी है? 8 लाख रुपीस। लेकिन ये कह रहा है कि मैं 8 लाख रुपीस से अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता हूं। अच्छा, अब आप पार्टनर साथ रखोगे? ये कह रहा है नहीं, मुझे पार्टनर भी नहीं रखना है, मुझे खुद अकेले का बिजनेस करना है। दैट मीन्स ये वाला बंदा भी सोल प्रोपराइटरशिप ही कंटिन्यू करेगा, ये भी सोल प्रोपराइटर रहेगा बिजनेस में, सिंगल ओनर ये रहेगा बिजनेस का। अच्छा, बाकी अमाउंट कहां से लाओगे? ये कह रहा है मुझे 18 लाख चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। खुद के पास कितने हैं? 8 लाख रुपीस। बाकी कहां से लाओगे? बोरोड फ्रॉम फ्रेंड। कोई नेसेसरी नहीं है, आप फ्रेंड से लाओ, बैंक से लाओ, किसी रिलेटिव से लाओ, लेकिन उधार तो लाया ना आपने, कल को इसे वापस रीपे तो करना है ना आपको। तो जो अमाउंट बंदे ने खुद इन्वेस्ट किया वो 8 लाख रुपीस ओन इन्वेस्टमेंट, जो अमाउंट ये कैपिटल बनी, जो अमाउंट बैंक या फ्रेंड या रिलेटिव किसी से उधार लिया वो बोरोड अमाउंट, वो 10 लाख रुपीस, वो क्या बनी? लायबिलिटी बनी गाइस। तो इस केस में जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे वो क्या है? इक्वेशन है क्या? पहले कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। इस केस में कैपिटल कितनी है? ओनर की सेल्फ खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी है? वो है 8 लाख गाइस। ओके, अच्छा, उधार कितना लिया बिजनेसमैन ने? वो लिया इसने 10 लाख रुपीस। कैपिटल प्लस लायबिलिटी कितनी बनी? 18 लाख। बिजनेस में कैश कितना होगा? 18 लाख। एक तो जितना इसने खुद इन्वेस्ट किया 8 लाख इन द फॉर्म ऑफ कैश होगा अवेलेबल, और जितना फ्रेंड से लिया होगा 10 लाख वो भी कैश फॉर्म में अवेलेबल होगा। टोटल कैश कितना होगा बिजनेस में? 18 लाख। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। यहां तक क्लियर गाइस? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहां तक? ओके ओके गाइस, अब आप आगे देख लीजिए। इसके बाद अब कोई पर्सन है वो कह रहा है कि मुझे पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है। अभी तक जो हमने बिजनेस बताए थे वो मैंने बताया था सोल प्रोपराइटर की एग्जांपल मैंने दिए। अब कोई बंदा कह रहा है कि मैं अगर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करूं उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी? अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है? पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल, सपोज 2 पार्टनर है। चलिए, एग्जांपल कंटिन्यू करने से पहले आपसे मैं ये बात डिस्कस करना चाहता हूं, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमें आपके लाइक्स, कमेंट्स और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपका शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपका मतलब कन्फ्यूजन होगा, आपकी क्वेरी होगी कोई, वहाँ पे आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। आफ्टर फ्यू लेक्चर्स हम उन कमेंट सेक्शन के बेसिस पे जितनी आपने क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछे होंगे उनके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर फिर दूंगा आपको। ठीक है, ओके। प्लस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराना। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गाइस, सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो भी आपका है सोशल मीडिया, वहां पे आपको शेयर करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके गाइस, चलिए, तो दूसरी एग्जांपल क्या मैंने बताई आपको। अब अगर कोई बंदा कह रहा है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं अकेले में बिजनेस नहीं करूंगा। एग्जांपल ऑफ 2 पार्टनर्स मैं कह रहा हूं। अगर 2 पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अब 2 पार्टनर्स कौन कौन से हैं? पार्टनर ए एक बंदा है, पार्टनर बी दूसरा पार्टनर है। अब ए पार्टनर, इट इज नॉट नेसेसरी, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। जब हम आगे पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा पार्टनरशिप के रूल्स क्या है, जो पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है वहां उसमें मतलब प्रोविजंस क्या रखे हैं, वो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप याद रख लीजिए, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि उनकी कैपिटल सेम होनी चाहिए। कोई नेसेसरी नहीं है। अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है दूसरे पार्टनर के साथ, अगर वो आपस में अगर इस चीज पे एग्री हो जाएंगे कि एक पर्सन 10 लाख इन्वेस्ट करेगा, दूसरा 1 लाख ही इन्वेस्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इन दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है, जिस पे ये एग्री हो जाएंगे कोई इशू नहीं है। कोई रूल नहीं है कि इक्वल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। प्लस ये भी कहीं नहीं लिखा है कि अगर ये कल को प्रॉफिट कमाएंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये इनके ऊपर है। अगर ये कहेंगे आपस में हम 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी प्रॉफिट जब ये कमाएंगे प्रॉफिट के 6 हिस्से करेंगे, 5 हिस्से एक बंदे को मिलेंगे, 1 हिस्सा दूसरे पार्टनर को मिलेगा। सपोज अगर इनके यहाँ पे प्रॉफिट आता है सपोज 60,000,
अब इन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि एक बंदे को 50,000 मिलने चाहिए, दूसरे को 10,000, ये इनका एग्रीमेंट है, कोई नेसेसरी नहीं है कि इक्वल। हाँ, अगर कुछ नहीं बताया गया है तब हम कंसिडर करते हैं कि इक्वल ही होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि रेशो अलग अलग, ये रेशो है, इस रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्रॉफिट्स, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ए ने क्यों 5 लाख इन्वेस्ट किए, बी ने 7 लाख इन्वेस्ट किए, ये इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूं, ओके। तो अगर ए ने इन्वेस्ट किया 5 लाख, ए बिजनेस का ओनर है, बी ने इन्वेस्ट किए 5 लाख, बी भी बिजनेस का ओनर है, तो दोनों ओनर्स ने कलेक्टिवली बिजनेस में कितना अपने पॉकेट से इन्वेस्ट किया, 7 + 5, दैट मीन्स इन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया कितना, 12,000। ये 12,000 बनी बिजनेस की कैपिटल। क्लियर गाइस, ए की 5 लाख, बी की 7 लाख, दोनों पार्टनर्स है, इसलिए कलेक्टिवली 12 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया, ये 12 लाख बनी बिजनेस की कैपिटल। क्लियर यहां तक? हाँ, अगर इनमें से कोई एक पर्सन, सपोज बी अगर पार्टनर नहीं होता, अगर उसने लोन दिया होता, फिर उसकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं थी, उसकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो थी वो लोन या लायबिलिटी कंसिडर की जाती। ठीक है गाइज, यहां पे दोनों पार्टनर्स है, इसलिए कलेक्टिवली जो इन्होंने इन्वेस्ट किया वो कैपिटल कहलाएगी। क्लियर? प्लस अब ये 12 लाख बनी इन दोनों की इन्वेस्टमेंट, ये कह रहे हैं कि 12 लाख से हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। अच्छा, और कितना चाहिए? ये कह रहे हैं और 10 लाख हमें चाहिए। कोई बात नहीं, लोन फ्रॉम बैंक, ये बैंक में जाते हैं, वहां पे अप्लाई करते हैं, वहां से इनको 10 लाख लोन मिलता है। अब ये जो 10 लाख इनको लोन मिला है, ये तो बैंक वाला थोड़ी ना पार्टनर बन जाता है इनका, वो तो इनको लोन देता है इंटरेस्ट के समेत, हमें वापस कर लीजिए आप फ्यूचर में, तो ये लायबिलिटी बन जाती है जो हमें फ्यूचर में रीपे करनी है। तो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट कितनी की? 12 लाख, और बैंक से लोन कितना लिया? 10 लाख, ये बनी 10 लाख की लायबिलिटी। क्लियर गाइस यहां तक? तो क्या मैंने बताया आपको, एक तो इनकी इन्वेस्टमेंट 12 लाख, बैंक से लोन लिया 10 लाख, टोटल बिजनेस के एसेट्स कितने बने? एक तो इनके 12 लाख जो थे वो कैश फॉर्म में इन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे, प्लस जो बैंक से लोन लिया होगा। अब जब हम बैंक से, गाइस आपको पता होना चाहिए, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो 2 अकाउंट्स हमारे बनते हैं। एक बनता है लोन अकाउंट, जिस अकाउंट में से वो पैसे डालते हैं फिर हम निकालते हैं, फिर हम वो दूसरे अकाउंट में सपोज रखेंगे। 2 अकाउंट्स होते हैं, एक हमारा अकाउंट, जिस तरह आपके यहाँ पे सेविंग अकाउंट होता है, उसी तरह से जो बिजनेस करते हैं उनके यहाँ ज्यादा करंट अकाउंट होता है। ओके, तो उसमें होता है क्या, बेसिकली आपके सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखते हो, निकालते हो, खुद रखते हो, लेकिन जो आप लोन लेते हो बैंक से, इसके लिए अलग अकाउंट बनता है। मैं आपको एक लेक्चर दूंगा इस पे भी, बैंक कितने तरह के अकाउंट्स वगैरह बनाता है, वो मैं आगे दूंगा आपको एक लेक्चर। ओके, अभी आप याद रख लीजिए 2 अकाउंट्स बनते हैं। एक तो बैंक से जो हमने लोन लिया, आप ऐसे एग्जांपल में आपको ऐसे देता हूं, आपको समझ ऐसे आएगा। सपोज मैंने जे.एंड.के बैंक से लोन लिया और मेरा दूसरा अकाउंट है एसबीआई, मैंने जे.एंड.के बैंक से लोन लिया, अब जे.एंड.के बैंक का कर्जा है मेरे ऊपर 10 लाख का, इसको मैंने सोचा कि जब तक मैं फर्नीचर वाले से बात करूं, मशीनरी वाले से बात करूं वो परचेज करने के लिए, तब तक मैं इस अमाउंट को एसबीआई में मैंने अकाउंट खोल रखा है, मैंने उसमें रखे। अब जो एसबीआई में मैंने 10 लाख रखे, ये मेरे लिए एसेट है, ठीक है, लेकिन इसके बदले में जे.एंड.के बैंक से मैंने लोन लिया है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। क्लियर गाइस यहां तक? फिर से बताता हूं, एक बैंक से, ये मैं सपोज आपको बता रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि 2 अकाउंट्स होने चाहिए, 2 बैंक। अब जो मैंने जे.एंड.के बैंक से लोन लिया है वो मेरी लायबिलिटी है, और जो इस कैश को मैंने एसबीआई के बैंक अकाउंट में खोल के, वहां पे बैंक अकाउंट खोला है, वहां पे रखा है, अब एसबीआई में जो मेरा कैश पड़ा है 10 लाख, ये मेरे लिए एसेट है। ठीक है, तो एसेट्स मेरे पास कौन कौन से हैं? एक तो जो मैंने खुद इन्वेस्ट किया, हम 2 पार्टनर्स ने, ए और बी ने, वो कैश फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, कैश फॉर्म में 12 लाख अवेलेबल है। और जो मैंने बैंक से लोन लिया वो मैंने दूसरे बैंक में रखा, मेरे पास बैंक बैलेंस है एसबीआई में पड़ी हुई, वो 10 लाख की है। टोटल हमने इन्वेस्ट किया खुद से 12 लाख, बैंक से लोन लिया 10 लाख का, टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस की कितनी बनी? टोटल 22 लाख। अब टोटल एसेट्स भी हमारे पास 22 लाख होंगे, कैसे? कैश फॉर्म में 12 लाख, और बैंक बैलेंस जो हमारे पास पड़ी हुई है वो कितनी होगी? वो 10 लाख। टोटल 22 लाख एसेट्स बनते हैं। आई होप गाइज आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन आपको कहीं पे है, तो आप
कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फिर से मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे भी कहीं क्वेरी होगी, आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं वीडियो उन पे बनाऊंगा आपकी क्वेरीज पे। लेकिन आपको अगर पसंद आया आपको लेक्चर, लाइक, कमेंट और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप शेयर कीजिए। ठीक है गाइज? ओके, आगे की मतलब जो लेक्चर्स होंगे मैं कंटिन्यू करूंगा ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइज? ओके, थैंक्स अ लॉट।